किया सर। अभी तक बड़े पर्दे पर देखते आए हैं और आज सामने देख रहे हैं, उनसे बात करने का हमें चांस मिला है। मेरा नाम राहुल है, मैं बिहार से हूँ। राहुल? यस सर। अच्छा, यहाँ बिहार से बहुत लोग हैं क्या? चलिए, तो बिहार से भगा दिए गए आप। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं भी बिहार से हूँ और हमारे यहाँ कहते हैं कि बिहार का उद्धार वही करता है जो बिहार से बाहर। अभी आप झारखंडी हैं। जी सर। निंदक नियरे राखी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कमिंग फ्रॉम योर फैमिली इज इन पुलिस डिपार्टमेंट आई गेस, तो वहाँ से आपका सफर इन फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट, लाइक बिहार झारखंड से लेकर मुंबई तक का सफर। तो आप इन शॉर्ट अपना एक सफर हम सबको बताएंगे तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। और मेरा दूसरा सवाल है, मैं आपके चिंटू के पर्दे मूवी का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। मैंने जब वो मूवी देखी थी तो काफ़ी इंस्पायर हुआ था उस मूवी से, तो उस मूवी के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे तो अच्छा होगा। जो पहला जो सवाल आपने पूछा तो वो तो यार गूगल में हर जगह मिल जाएगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं रांची में पढ़ता था, फिर इलाहाबाद से मैंने पढ़ाई की, फिर वहाँ से मैं न्यूयॉर्क चला गया MBA की पढ़ाई करने, फिर बिना माँ बाप को बताए मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया। जब अक्सर बिहारी करते हैं, सारे बिहारी जो है वो अच्छा काम माँ बाप से छुपा के ही करते हैं। ये मैंने बहुत पहले सीखा था कि अगर अपने देश राज्य का कल्याण करना है, परिवार का कल्याण करना है, तो अच्छा काम बिना उनको बताए ही करना चाहिए, नहीं तो लोग अड़चने लगा देते हैं, है ना। तो मैंने किया। एनीवे, दूसरा जो आपका सवाल था चिंटू का बर्थडे, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा इतना ही कि वो बहुत छोटी फिल्म थी। उस फिल्म को बनाने में बहुत मुश्किलें हुई। फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, फर्स्ट टाइम राइटर, वो दोनों बिहारी हैं वो भी। और एक तो डॉक्टर साहब थे, वो मेडिकल स्कूल में था, फाइनल ईयर, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। आर्मी का डॉक्टर बनने वाले थे सत्यांशु जी, लेकिन फिल्मों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि अब कैसे मैं फिल्मों में जाऊँ। तो उनके जितने दोस्त थे उन लोगों ने मिलकर उसका जो बॉन्ड भरा था, उसने मिडिल क्लास फैमिली से थे कि इतना बॉन्ड भरा है, लाखों रुपए में आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। तो सारे दोस्तों ने चंदा इकट्ठा करके उसका बॉन्ड भर दिया और वो चले आए मुंबई। और चिंटू का बर्थडे उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने लिखी, उसको डायरेक्ट किए, और वो बहुत मुश्किलों के बाद रिलीज भी हुई। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ZEE5 पे ये फिल्म है, आप लोग जरूर देखिए। इट्स ऑलमोस्ट सीमिंग लाइक कि मैं उस फिल्म का प्रमोशन भी गया। नहीं, लास्ट ईयर वही फिल्म हमने दिखाई थी अपना फेस्टिवल में। तो आपको मौका मिले तो आप जरूर देखें, अच्छी फिल्म है, एक अच्छे साहित्य का चित्रण है, आप लोगों को शायद पसंद है। सवाल का जवाब मिल गया ना भाई? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के पास अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आप सारे बड़े बूढ़ों के चरण छू के आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे दिल्ली के लिए रवाना होना है बाय रोड। और राजकुमार जी, आपको बता दूं कि नीरज पांडे जी इंतजार कर रहे हैं मेरा। वहाँ स्पेशल ऑप्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है 3rd सीजन में, तो उसके लिए मुझे रवाना होना पड़ेगा। तो वहाँ रवाना होने के लिए मुझे अभी यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, और जिस स्पीड से मैं आया हूँ आप तो देख ही रहे थे, 1-1.5 हफ्ते लग जाएंगे मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो शायद मैं शॉर्टकट से निकल जाऊँगा लंगलाते। लेकिन आप लोग मेरे जाने के बाद उदास मत होइएगा, हम अपने साथ अपने से भी बड़ा एंटरटेनर लेकर आया हूँ। और आप ये देखिए कितने सजीले हैं, सुंदर हैं, जवान हैं, और आप ये मत समझिए कि इनकी चर्या पे बाल नहीं है। इट्स अ फैशन स्टेटमेंट गाइस, ओके, एंड गर्ल्स, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट। इट्स these days it's very much in Vin Diesel wears the same hairstyle, and so does many others, right? Will Smith, oh same hairstyle, लेकिन वो जाके झापड़ वापड़ मार देते हैं लोग। We wouldn't follow Will Smith, we'll follow Vin Diesel sir. Anyway, but jokes apart, I'll have to leave you guys soon, and I just want to say thank you so much for being so lovely and so wonderful,
and so full of energy and so positive. I can feel the energy coming all the way up to here. I wish you all the best that everything that you do in your life. And just keep smiling and be kind to your neighbors and give each other hugs whenever you can. ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे कि जर्नी फ्रॉम चाणक्य टू गदर टू ये तो बहुत कमाल का सवाल है। मुझसे लोगों ने पूछा कहाँ सर आप चाणक्य अखंड भारत की बातें करते हैं कंस। और हाँ कंस, और अभी आप ये क्या पाकिस्तानी मतलब कैसे, और देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, देश की बैंड बजा रहे हैं और अखंड भारत की बातें कर रहे थे। प्लीज़ ये रोल मत कीजिए, हम आपको चाणक्य के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर था उनके लिए। आई थिंक शायद आप भी अग्री कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो सॉरी। वो ये है कि चाणक्य हीरो हैं, सब इनको हीरो मानते हैं, सब उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो वो मुझे रोल मिला, मैंने वो निभाया और लोगों ने कहा ये हीरो का रोल है, अच्छा रोल है। अब ये विलन है, आप जानते हैं कि जनरल हामिद इकबाल एक विलन है, और जब आपको पता है ये विलन है तो ये मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप विलन ना बने। अब ये जानते हैं कि ये खलनायक है, जो खलनायक हमें नहीं बनना है, हमें नायक बनना है चाणक्य। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था। आई थिंक शायद आप अग्री करेंगे कि हम जो भी रोल करते हैं हम ये पोर्ट्रे करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या कहते हैं आपसे? एक्टर बनना है, ये चीज कब आपके दिमाग में आया? कब से आपने सोचे? 5 साल का था मैं, 4-5 साल का। मैंने अभी भी इंटरव्यू में बताया उनको, शालिनी जी को। और कुछ नहीं आता मुझे, अगर आप मुझे बैंक का क्लार्क भी बना देंगे तो मुझसे नहीं होगा। अभी मुझे सिर्फ एक ही काम था, मुझे कुछ नहीं आता इसके अलावा, मैं सिर्फ इसी में आना चाहता था। गदर 1 में विवेक श्रॉफ जी थे, दरमियान सिंह का रोल किया था अगर आपको याद हो, अब वो नहीं है। वो मेरे गुरु भाई हैं, तो उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया था, डाकू का रोल बनाया था। मेरे पास वो फोटो भी मिलेगी, तो आज तक मुझे डाकू के रोल मिल रहे हैं। डाकू एज एन विलन या जो भी आप शूट या इस कैरेक्टर्स को बोल सकते हैं। तो बचपन से सिर्फ एक ही वो था। बस ये मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी फैमिलीज भी हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। कोई बिजनेस से है तो कोई जॉब से है, कोई पुलिस, जैसे वो अपने बेटे को पुलिस ही बनाना चाहता है अगर वो पुलिस से हैं। अगर वो हलवाई है तो अपने बेटे को हलवाई के रूप में देखना चाहते हैं। और यानी किसी भी फील्ड में, मेरा मतलब ये नहीं कि एक्टिंग की फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में हैं तो अपने बच्चे को आप चाहते हैं कि आप उसी फील्ड में जाएँ। लेकिन मैं ये बच्चों से भी, और खासकर मैंने भी यही जो फॉलो किया, अगर हमें किसी चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं, तो आप उस रास्ते पर जा रहे हैं और आपको मिल रहा है तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आप सिर्फ मेरी फील्ड यानी एक्टिंग में या डायरेक्शन में या फिर मीडिया फील्ड में या जर्नलिज्म या जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड में जाते जाते अपने ही लोगों में स्टार हैं, अपने ही लोगों में कुछ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे उतना नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप उस लाइन को चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको शायद किसी ने, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, आप जिस लाइन में हैं उस लाइन को आप जांचिए कि आप किस लाइन में परफेक्ट हैं। अगर आप परफेक्ट होंगे उस लाइन में, then you will get everything. You will get applause, acknowledgement and appreciation. जब आपको डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आर दे सपोर्टिव? और बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहते थी, मतलब मेरे पेरेंट्स से कभी प्रॉब्लम नहीं आया। मेरे डैड भी इसी लाइन से, मैंने वो डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाना चाह रहे थे। वो एयरफोर्स में थे, उन्होंने एयरफोर्स छोड़ा और हम सब मुंबई शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हमारी लाइन ऐसी है, तो ये भी एक बड़ा विषय है कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए। मैं फिर से वही कहूँगा कि क्या हम अपने आप को जब एग्ज़ाम देते हैं, व्हेन वी अपीयर फॉर एनी एग्ज़ाम, मतलब किसी भी फील्ड में एग्ज़ाम देते हैं, हमें पता होता है हमने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम दिया है, कितना हमें मिलेगा और कितना हम छोड़ कर आए हैं उसमें प्रश्न, अपने क्वेश्चंस, कितना हमने करेक्ट लिखा है। तो ऑडियंस यानी जो हमारे जो टीचर्स हैं उसे कितने मार्क्स देंगे वो सिर्फ हम जानते हैं। हम अपने घरों में बोलते हैं अरे क्या पेपर गया है, क्या एग्जाम गया है, मज़ा आएगा, देखिएगा क्या मार्क्स आएंगे। अंदर से हमारा मन जानता है कि हमने क्या लिखा है। तो वो 100% देने की कोशिश, हमारे टाइम में तो 100% मतलब होता ही नहीं था। हम 75% लेते थे तो ऐसा लगता था कि यार डिस्टिंक्शन मिल गया भाई, क्या बात है। अरे 75-76%, उसको तो आज 100% भी मिल रहे हैं लोगों को। ऐसे ही मिल जाते हैं। अगर आपके 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं तो आपको हो सकता है एडमिशन ना मिले। ऐसे फील्ड, ऐसे जगह पे भी हैं। तो आप अपना 100% दीजिए। हमारा मन जानता है कि मैंने कहाँ 0.001 गलती की है, वो गलती हमसे ना हो। अगर गलती होगी तो हम अपने मकाम तक नहीं पहुँचे।
चाणक्य की रोल कैसे है आपकी झोली में? चाणक्य का रोल मुझे बुलाया गया था धनानंद के लिए। मैंने उससे पहले एक सीरियल किया था मित्रा, और मुझे बुलाया गया कि धनानंद का रोल कीजिए, आप धनानंद के लिए ऑडिशन दीजिए। मैंने ऑडिशन दिया और वो 20 मिनट में मुझे फ़ोन आ गया कि आप धनानंद के लिए इन है। चाणक्य भी है, और मुझे पता था कि चाणक्य भी हो रहा है। तो मेरे मन में था कि मैंने पिछला नेगेटिव रोल किया है, तो शायद मुझे इस बार चाणक्य का रोल मिल जाए। तो मुझे चाणक्य के लिए भी उन्होंने फिर से एक टेस्ट के लिए बुलाया, मैंने वो भी कर दिया। अब हुआ ये कि उन्होंने बीच में गैप ले लिया, एक गैप था 1.5 महीने का। मैंने कहा शायद दोनों में नहीं होगा। मैं चाणक्य के लिए गया था, धनानंद भी गया आज। उसके बाद अचानक पता लगा कि उन्होंने चैनल चेंज कर दिया है। चैनल वो किसी और चैनल पर आने वाला था, फिर शायद कलर्स पर आने वाला था, फिर वो इमेजिन पर शिफ्ट हो गया। तो वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि सर आप दोनों रोल्स के लिए आइए, आपका वापस एक मॉक शूट कराएंगे। मॉक शूट आपको पता ही है, आप जानते ही हैं मॉक शूट क्या होता है, यानी पूरा कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, डायरेक्टर भी होंगे, जो को एक्टर होगा वो भी होगा, आपको एक प्रॉपर सीन की तरह एक शूट करना है। मैंने चाणक्य का जो विग लगाई थी, वो जो लगाते हैं पूरा, उसमें वो लगा कर परफॉर्म किया। तो मैंने कहा बैठ गया, मैंने कहा आप धनानंद का करवाइए। बोलते नहीं आप धनानंद नहीं करवाएंगे, आप चाहिए यार, मतलब मैंने इतना बुरा कर दिया कि मैं चाणक्य भी नहीं होगा। और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, मुझे कॉल आ गया कि आप आइए, चाणक्य के लिए आप इन हैं। चाणक्य के लिए इन तो हो गया, अब यहाँ से शुरू होती है मेन चीज़ कि चाणक्य आपको रोल तो मिल गया। अब मेरा कॉल टाइम है, बड़ौदा में शूटिंग थी, मेरा कॉल टाइम है 2 बजे का दोपहर के। उससे एक दिन पहले, यानी मैं 21 दिसंबर को पहुँच गया बड़ौदा में, 21 दिसंबर 2010। मुझे डेट टाइम सब याद है। मैं पहुँच गया कि अगले दिन 12 बजे का कॉल टाइम है, 2 बजे का कॉल टाइम है। और मैं पहुँचता हूँ और मुझे पता चलता है पता क्या चलता है, मुझे पता ही था कि शेव करवाना है। मेरे बाल बड़े यूएसपी थे, जो भी बालों की बात जिक्र कर रहे थे कि मैं अंदर एंटर हुआ था। तो बाल है मेरे, बाल कट के तो कैसे होगा, क्या होगा, मेरे यूएसपी हैं बाल। 12 बजे सेट पर जाता हूँ, वहाँ पर हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वैभव, जो डायरेक्टर बन गए हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने बाल नहीं कटवाए? क्योंकि आप जनरली बहुत सालों बाद जब बाल शेव करते हैं तो नया नया नजर आता है, आपके फेस में और बालों में हेड में फर्क होता है कलर का। अरे सर ऐसा थोड़ी होगा, चाणक्य का शूट है, आप ऐसा कर रहे हैं, ये है वो है, और 2 बजे आपका कॉल टाइम है, 12 बजे तक आपने शेव नहीं किए। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बताऊँ कि मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मेरे कोई तकलीफ हो गई है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं आज फील नहीं अच्छा कर रहा। क्योंकि बाल, और वैसे भी चाणक्य डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने बहुत कमाल का किया हुआ है, और जितने रीमेक्स बने हैं किसी भी चीज़ के, वो उतने कामयाब नहीं हुए हैं। मेरे मन में डबल चीज़ें कि इतना अच्छा चाणक्य मैं कहाँ से कर पाऊँगा, मैं उनके आसपास भी नहीं हो सकता, मैं बाल भी कटवा लूँ। फिर मन में अचानक एक बात आई, ये काम करते हैं चाणक्य ही है ना, चाणक्य से बड़ा रोल क्या होगा, शेव करवा लेते हैं, क्या होगा, अपनी खेती 6 महीने में फिर आ जाएंगे, अगर नहीं चला शो तो हो जाएगा। अब मानेंगे 12 साल हो गए हैं, कंस तक को गंजा बना दिया। तो ऐसे ही हुआ ये, तो पूरी लाइफ चेंजर है ये मेरा चाणक्य। थैंक यू मनीष जी, आपने मेरा दूसरा सवाल का भी जवाब दे दिया। जो मेरे मन में था आपने उसे पढ़ लिया होगा कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी कैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. क्वेश्चन से पहले I would like to invite Mr. Sunil Kumar Jain जो हमारे साथ हैं, our chairman of Tulas Group. Can we have you here, sir, on the main stage? एक बार जोरदार ताली हम सबके लिए, हमारे चेहरे पर जोरदार ताली का स्वागत। स्टूडेंट्स एक बार जोरदार ताली से जोरदार लफ्ज़ की बनी थी। मैं इसके परिवार के बानी और यहाँ कि मैं वॉइसिंग में भी हूँ, और आप सब प्लीज़ इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि थिएटर के साथ, एक्टिंग के साथ अपनी वॉइसिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। तो आपने वो शायद जो लाइन मिस की है, मैं उस लाइन को फिर से बोलूँगा आपके सामने, ताकि थोड़ा सा एक एंगेजमेंट हो जाए। बहुत जुल्म किया तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर। Thank you so much, thank you so much। इतने प्यार से तो आज तक किसी ने मुझे नहीं सुना।